वॉल्टिलिटी देखी, करेक्शन आते हुए देखी, आईसीआईसीआई बैंक की ओर से कोई खास पार्टिसिपेशन इस पूरे में था नहीं। वो अपनी डायरेक्शन में अकेला चलना शुरू हुआ और उसको उसने मेंटेन भी किया और अर्निंग्स में वो चीज रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो सुदीप जी का जो थम्स अप जाता है वो जाता है आईसीआईसीआई बैंक को, अगर बैंक्स की बात करें। अब एक सेक्टर की बात करेंगे जिसने पैसा भी काफी बना के दिया और इस साल की शुरुआत से डिसअपॉइंट भी किया, और वो था आईटी। हालांकि आईटी के अर्निंग्स के अलावा जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी अमरीश, वो कोई खराब नहीं थी। मैनेजमेंट अभी भी ये कह रही है कि एट्रीशन एक चिंता जरूर है, लेकिन डील्स को लेकर अभी कोई कंसर्न नहीं है, ना ही यूएस में ना यूरोप में। मार्जिन्स को लेकर भी उनकी कमेंट्री पॉजिटिव ही रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक करेक्शन इस पॉकेट में आते हुए देखी है। अर्निंग से भी कुछ कुछ स्टॉक्स में तो डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ है। तो आप क्या फेच आउट करते हैं इस बार आईटी की अर्निंग से, और यहाँ कुछ एक्सपोजर अर्निंग्स के बेसिस पे किसी स्टॉक में लेना चाहिए क्या? जब जिस सेक्टर में थोड़ा सा स्लो डाउन आता है, थोड़े क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, then I think clearly the best stock to be bought in that stock, like in that sector, clearly उसका लीडर है, और यहाँ पे लीडर है टीसीएस। यहाँ भी हमने देखा है कि कंसिस्टेंट ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ देखा है, एंड इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन्स ऑफ अबाउट 25% प्लस, डबल डिजिट रिटर्न रेशियोज है, स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन है, हेल्थी पे आउट है। और जो एट्रिशन का हम लोग बात कर रहे हैं, एट्रिशन वाज अ प्रॉब्लम फॉर द लास्ट 2 to 3 क्वार्टर्स, पर अभी मुझे लग रहा है कि एट्रिशन मोर लेस स्टॉप आउट हो रहा है, especially for the large boys. Or I mean, if you look at the growth, it's about 3.5% quarter on quarter. जो हमने last quarter में देखा है 15.5% Y on Y, which is like slightly better than what was expected of the leaders. Though EBIT margins घटे हैं थोड़े से, 185 basis points घटे हैं, पर मुझे लगता है कि आगे जाके it will be more than 25% over the next few quarters. तो I mean, I would surely suggest one to buy TCS, और यहाँ पे at least in the short to medium term मुझे लगता है कि levels about 3850 तक हो सकता है, पर this is a consistent gainer over a long period, so I think it's a very long term stock, should be there in everyone's portfolio. तो टीसीएस पोर्टफोलियो स्टॉक हो सकता है। 3850 के अमरीश के टारगेट हैं, तो टीसीएस आईटी से इनफैक्ट जब टर्बुलेंस हो भी तो लीडर के साथ वैसे भी रहना चाहिए, क्योंकि उस टर्बुलेंस को वो आसानी से पचा लेता है और नुकसान निवेशकों को लंबी अवधि में नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हुए मेटल्स की बात कर लेंगे, और इनफैक्ट सुदीप आपकी राय लेना चाहेंगे। अगर पिछले 2 साल हम देखें तो मेटल्स में काफी पैसा बना है, काफी स्टॉक्स रिकॉर्ड हाइस पर गए हैं, और उसके बाद करेक्शन भी आती हुई दिखी है। करेक्शन भी वाजिब थी क्योंकि चले भी बहुत थे, और दूसरी तरफ अब डिमांड कंसर्न्स चाइना की ओर से उभर रहे हैं, बाकी नेशन से उभर रहे हैं, रिसेशन की बातचीत हो रही है। तो ये तमाम फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमने जो मेटल्स की चाल है वो डगमगाती हुई देखी है, इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिक मार्केट्स में भी। अर्निंग्स आपको कैसे लगे? अर्निंग्स में जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई वो आपने समझी होगी। क्या सेंस आपको मिल रहा है फर्दर अर्निंग एक्सपोजर के हिसाब से मेटल्स में, और किसी स्टॉक में एक्सपोजर लेना चाहिए क्या? देखिए, मेटल्स के बारे में मैं एक खास चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पे वोलेटिलिटी हमेशा रहता है, क्योंकि ये सारे ग्लोबली इंटीग्रेटेड बिजनेस है, क्योंकि जो मेटल्स का प्राइसेस बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ये सिर्फ लोकल डिमांड, लोकल सप्लाई, लोकल इश्यूज पे नहीं डिपेंड करता है। जैसे आपने जिक्र किया चाइना की जो डिमांड है और ग्लोबल मार्केट में जो प्रोडक्शन है, ग्लोबल मार्केट का डिमांड है, इसमें वोलेटिलिटी देखा जाता है। चाइना में जैसे लॉकडाउन्स चल रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक स्लोडाउन देखा गया है, ये सब के कारण मेटल्स के डिमांड में थोड़ा कमी देखने को मिला है, उसमें प्रेशर रहता है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल रीजन से बहुत सारे टैरिफ इम्पोज होते हैं। इंडिया की तरफ से भी तरह तरह के एंटी डंपिंग के लिए कुछ ड्यूटीज आते हैं, कुछ एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदियां आते हैं, तो वोलेटिलिटी बरकरार रहता है। तो मैं निवेशक के लिए यही सलाह दूंगा कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें थोड़ा सतर्क रहिए, पर अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, तो यहाँ पे जो हमारे दिग्गज मेटल कंपनीज हैं, जैसे कि मैं टाटा स्टील का जरूर जिक्र करना चाहूंगा, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं कंटिन्यूअसली। एसेट जो डेट इनका कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। जो यूरोप में जो इनकी दिक्कतें थी, यूरोप के दोनों फैसिलिटीज, यूके का और नेदरलैंड का, दोनों फैसिलिटी में प्रोडक्शन ठीक ठाक चल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी वापस आ गया है, स्ट्रेस बिल्कुल कम हो गया है।
नेदरलैंड में तो बिल्कुल ही स्ट्रेस खत्म हो गया है, यूके में थोड़ा बहुत कैश फ्लो का है, पर ओवरऑल बहुत अच्छा माहौल यूरोप के बिजनेस में, जहां पे दिक्कत था वहां पे है। डोमेस्टिक बिजनेस हमेशा स्ट्रांग था। जमशेदपुर वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोडक्शन सेंटर्स इन द वर्ल्ड फॉर क्वालिटी स्टील है, और इसका बहुत बड़ा फायदा टाटा स्टील को मिलता है। तो हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में इंडिया में स्टील का डिमांड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होने की उम्मीद है।